नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। जश्न आजादी के इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हमारे बीच एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ 3 बार के ग्रैमी अवार्ड विनर जाने माने संगीतकार रिकी के जी है। बहुत स्वागत है रिकी जी आपका हमारे इस खास शो में। तो शुरुआत कर लेते हैं। मैंने एक बहुत ही संक्षेप सा इंट्रोडक्शन दिया था रिकी जी का, लेकिन आज ये हमारे बीच में क्यों है, इनसे बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे तो आपको भी गर्व महसूस होगा। रिकी जी, इस स्वतंत्रता दिवस पर आप हर भारतीय को एक बहुत बड़ा उपहार देने जा रहे हैं। 200 साल तक जिन अंग्रेजों ने हम पर हुकूमत की, उसी अंग्रेजी हुकूमत के सबसे सम्मानित ऑर्केस्ट्रा से आपने सभी भारतीयों को एक उपहार देना चाहा है, उसके बारे में बताइए। तो इस साल मैंने जन गण मन जो हमारे नेशनल एंथम है, मैंने सोचा एक एपिक वर्जन किया जाए। और जन गण मन एक वो गाना है जो मैंने पहले सीखा था। वो जैसे जब मैंने कीबोर्ड बजाना शुरू किया, वो पहला गाना है जो मैंने सीखा। तो मेरे रग रग में वो गाना है और मतलब हमारा राष्ट्रीय गान है। और हम सुन रहे हैं कि उसका एक नया वर्जन आप लेकर के आ रहे हैं। इसमें क्या अलग है और ये कैसे जुदा होगा बाकी के पूर्व के वर्जन से? तो ये एक बहुत ही एपिक वर्जन है, सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ है, और दुनिया का सबसे बड़ा सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा जिसने नेशनल एंथम को रिकॉर्ड किया हो। और ये एक ब्रिटिश ऑर्केस्ट्रा, जैसे आपने कहा है, रॉयल फिलार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा। मैंने उनके साथ पिछले बार भी बहुत बार मैंने कोलैबोरेट किया है, और इस बार ये बहुत ही बड़ा कोलैबोरेशन है क्योंकि इस बार 100 म्यूजिशियंस हैं। आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की भी भूमिका है आपकी एक सक्सेस में या आपके करियर में, उसके बारे में बताइए। इतनी बड़ी बात आपने क्यों कही? तो इन 2015 मुझे अपना पहला ग्रैमी अवार्ड मिला था। तो मुझे बुलावा आया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ऑफिस से कि एक 5 मिनट का मीटिंग हो जाए। तो मैं गया और 5 मिनट का मीटिंग नहीं हुआ, 1 घंटे का मीटिंग हुआ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके बाद एक क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में जाने वाले थे, COP21, जो पेरिस में होने वाला था। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देखा कि मेरा बहुत ही इंटरेस्ट है एनवायरनमेंट पर, बहुत ही पैशन है क्लाइमेट चेंज में, और डिफॉरेस्टेशन और ये स्पीशीज एक्सटिंक्शन, बायोडाइवर्सिटी पर। तो हमारी बहुत बातचीत हुई उस पर। और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मुझे इनकरेज किया कि आपकी इतनी बड़ी पैशन है इन सब में, तो आप अपना सारा म्यूजिक और पूरी जिंदगी इसी पर डेडिकेट कर दो। तो जब प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री आपको कुछ एडवाइस देता है तो आपको सीरियसली लेना पड़ता है ना। तो मैंने बहुत सीरियसली लिया, और इतना महान आदमी है। तो जब मैं उनके ऑफिस के बाहर गया, मैंने ठान ली कि जो कुछ भी मैं म्यूजिक बनाऊंगा और जो कुछ भी मैं करूंगा अपनी जिंदगी में, वो एनवायरनमेंट के द्वारा होगा और पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट के द्वारा। और उसके बाद मुझे 2 और ग्रैमीज मिले। तो नेशनल एंथम को जब आप एक धुन दे रहे हैं तो ये अपने ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। जाहिर सी बात है, हर भारतीय की निगाह भी आपकी तरफ होगी। और जिस राष्ट्रगान को हम बेहद सम्मान के साथ सर ऊंचा करके अपने देश के सम्मान में गाया करते हैं, तो ये जिम्मेदारी और इसके लिए परफेक्शन आप कैसे लेकर के आए? तो जैसे मैंने कहा, नेशनल एंथम वो पहला गीत था जो मैंने सीखा था जब मैं बहुत ही छोटा था। और अभी मैं 42 इयर्स का हूं, तो मुझे 42 इयर्स का प्रैक्टिस है नेशनल एंथम का। तो मैं ये गीत बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि नेशनल एंथम 52 सेकंड्स का होना चाहिए। मेरा भी नेशनल एंथम 52 सेकंड्स का है। और मैंने उनको बहुत रिस्पेक्ट दिया, बहुत मैग्नीट्यूड दिया। जो कॉम्पोजिशन है श्री रविंद्रनाथ टैगोर का, वो बहुत ही कमाल का, बहुत ही अच्छा कॉम्पोजिशन है। और मैंने उसको बस सजाया है ऑर्केस्ट्रा के साथ। तो जब आप ब्रिटिश ऑर्केस्ट्रा के साथ काम कर रहे थे, जाहिर सी बात है, ये बात आपके जहन में होगी कि ये वही लोग हैं जो कभी 200 साल तक हमारे ऊपर शासन करके गए हैं। आज उनसे अपने राष्ट्रगान को एक धुन देने की बारी है। तो आपने उनको क्या ब्रीफिंग दी, किस तरह आप उनको अपने ट्रैक पर लेकर के आए, और अब ये तोहफा अब आप देशवासियों को देने जा रहे हैं? तो ये 3 महीने का प्लानिंग था ये नेशनल एंथम के लिए, क्योंकि 100 म्यूजिशियंस है और हर एक म्यूजिशियन को एक पार्ट निभाना है और एक धुन बजाना है, और सबको साथ में हार्मनी के साथ लेकर आना है, क्योंकि सबको एक जैसा महसूस होना है जब सब लोग एक साथ बजाएंगे। तो वो 3 महीने का प्लानिंग था, लेकिन रिकॉर्डिंग बहुत ही कम समय का था। रिकॉर्डिंग आई थिंक 40 मिनट में हुआ, क्योंकि नेशनल एंथम जो हम सब जानते हैं 1 मिनट से कम है। तो 10 बार हमने रिहर्स किया, उस रिहर्सल के लिए बस 10 मिनट, और फिर 10-12 बार हमने रिकॉर्डिंग के टेक्स ली, तो वो भी अबाउट 10-15 मिनट, सो टोटल 40 मिनट में ही खत्म हो गया था। लेकिन मैंने ऑर्केस्ट्रा से बोला था रिकॉर्डिंग से पहले कि आप लोगों ने हम पर राज किया, 200 साल से अधिक राज किया।
तो तो ये बनता है कि ये हमारा गिफ्ट है। आप महान ऑर्केस्ट्रा हो, ये आपका गिफ्ट है 1.4 बिलियन इंडियंस के लिए कि आप अच्छी तरह से बजाए और अच्छे से अच्छा वर्जन ऑफ नेशनल एंथम दे। तो यही हुआ। सब लोगों ने बहुत बहुत मेहनत की और आई थिंक परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा। तो भारतवासियों के लिए ये असल में धुन क्या है और किस तरह ये अब दिखने वाला है, वो तो जल्द ही उसका आप कर्टन रेजर करेंगे। लेकिन आजकल प्रीमियर होता है, स्पेशल प्रीमियर होता है कुछ खास लोगों के लिए। तो क्या आपने भी अपने इस वर्जन को प्रीमियर किया है किसी के सामने? क्या प्रधानमंत्री मोदी से आपकी कोई मुलाकात हुई है? तो मैंने प्रीमियर किया है कुछ लोगों के साथ, देखने के लिए कि रिएक्शन कैसे है। प्राइम मिनिस्टर मोदी से मैं मिला नहीं हुआ अभी तक इसके बारे में, बट आई एम होपिंग दैट ही सीज इट टुमारो। आपने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम लाइव के लिए, उनका जो प्रोग्राम चल रहा है उसके लिए भी आपने कार्यक्रम किया है, उसके बारे में कुछ बताइए। वो क्या था, कैसे आप इसके साथ जुड़े? तो जैसे मैंने कहा, मैं एक बहुत ही स्ट्रांग एनवायरमेंटलिस्ट हूं और ये जो लाइफ मिशन है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, वो बहुत ही अच्छा मिशन है। क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि हमको दुनिया बदलना है, और नहीं तो हम वेट करते हैं कि गवर्नमेंट को बदलाव लाना है, कॉर्पोरेशंस को बदलाव लाना है, लीडर्स को बदलाव लाना है, लेकिन हम अपने अंदर कभी नहीं देखते हैं। क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी हैव टू चेंज आवर सेल्व्स इन ऑर्डर टू चेंज द वर्ल्ड। तो ये है लाइफ मिशन, लाइफस्टाइल्स फॉर एनवायरनमेंट। ये हमें सिखाती है कि हमको जो यूज एंड थ्रो इकोनॉमी जो इतना बड़ा हुआ है, आई मीन जो हम सब सोचते हैं यूज एंड थ्रो इकोनॉमी, उसको निकालना चाहिए अपने दिमाग से, और हमको सिर्फ वही चीज़ें खरीदना है जो हमकी बहुत ज़रूरत है, और हमको सब जो कुछ भी हम खरीदते हैं उसको रीयूज करना है और रिसाइकिल करना है। तो हमको अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ी तरह से इंक्रीमेंटली बदलना है ताकि वो एनवायरमेंट के लिए अच्छा रहेगा। आपने 3 ग्रामी अवार्ड्स जीते हैं। 2015 में पहला अवार्ड जीता, फिर 2022 में ग्रामी जीता, अब एक बार फिर से जीत रहे हैं। तो इस सफलता का राज क्या है? तो मैं म्यूजिक सिर्फ अपने लिए बनाता हूं। मैं किसी के लिए वेट नहीं करता हूं कि कोई प्रोड्यूसर आए, कि डायरेक्टर आए और बोले कि ये सिचुएशन है फिल्म का, ये गाना बनाओ। तो मैं वो नहीं करता हूं। मैं जब भी मैं इंस्पायर होता हूं, मैं म्यूजिक बनाता हूं। जब भी मुझे कुछ कम्युनिकेट करना हो, एनवायरमेंट के बारे में, पॉजिटिव सोशल इंपैक्ट के बारे में, चिल्ड्रन राइट्स के बारे में, नहीं तो इंडिया को सेलिब्रेट करने के लिए, जब भी मुझे इंस्पिरेशन आती है, मैं म्यूजिक बनाता हूं। इसके लिए मैं म्यूजिक हमेशा अपने दिल से बनाता हूं, एंड आई गेस वो म्यूजिक अप्रिशिएट होता है। आपने भारत के राष्ट्रगान को ही क्यों चुना? वाई डिड यू सेलेक्टेड आवर नेशनल एंथम? इससे पूर्व में भी बहुत सारे कंपोजर्स रहे हैं, उन्होंने वंदे मातरम पर काम किया है जो हमारा राष्ट्र गीत है, लोग अलग अलग तरह से जानते हैं, इसकी धुनें भी हैं, लेकिन नेशनल एंथम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात हो जाती है। आई थिंक नेशनल एंथम वो एक धुन है हमारे देश में जो पूरे देश को एक साथ जुड़ता है, ब्रिंग्स अ डाइवर्स नेशन टुगेदर। हर देश का एक नेशनल एंथम होता है, लेकिन दूसरे देशों में नेशनल एंथम की थोड़ी सी कंट्रोवर्सी होती है। कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ लोगों को नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि चेंज करना है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज उन देशों में नेशनल एंथम के द्वारा कुछ कंट्रोवर्सी है, लेकिन नेशनल एंथम हमारा सबको प्यारा है। जैसे ही नेशनल एंथम बजने लगता है, हमको देश से प्यार हो जाता है, हम खड़े हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा, वो मेरा जिंदगी का पहला धुन है जो मैंने सीखा था। तो इसीलिए नेशनल एंथम मेरे लिए बहुत प्यारा है, और मैंने सोचा कि नेशनल एंथम पर एक नया वर्जन किया जाए। तो क्या ये सब आपके प्लानिंग का ही पार्ट था कि ब्रिटिश ऑर्केस्ट्रा के साथ ही करना है? इसके पीछे भी कोई आपका थॉट था जो सीधे तौर पर अपने देश से जोड़ने वाली बात है कि देखो ये लोग थे जो कभी हमारे साथ रहे, हमारे ऊपर इन्होंने राज किया, इनसे ही हमें वो धुन बना करके देनी है? No, एक्चुअली मुझे सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ करना था। वो मेरा पहला मकसद था। तो मैंने बहुत सारे सिम्फनी ऑर्केस्ट्रास के साथ काम किया, यूएसए में, लैटिन अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में भी बहुत सारे सिम्फनी ऑर्केस्ट्रास। इंडिया में एक्चुअली एक सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा है नहीं, तो मुझे सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ करना था। और मेरा सबसे पसंदीदा सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा रॉयल फिल्हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा है ब्रिटेन में। मैंने उनके साथ कई बार कोलैबोरेट किया है। तो लेकिन ये एडेड बोनस डेफिनेटली था कि ये एक ब्रिटिश ऑर्केस्ट्रा, और ब्रिटिश ऑर्केस्ट्रा के
द्वारा हम नेशनल एंथम करेंगे और मैं ब्रिटिश ऑर्केस्ट्रा को कंडक्ट करूंगा इंडियन कंपोजर होते हुए। तो ये आइडिया भी मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये जो बोलते हैं आइसिंग ऑन द केक था। तो ये धुन तैयार करने में आपको कितना वक्त लगा? इसके लिए इंस्पिरेशन कहाँ से आई आपके अंदर, और आपका अपना होमवर्क कितना बड़ा समय ले गया आपका? अब जैसे मैंने कहा 3 महीने का काम था ये पूरा करने के लिए, क्योंकि मुझे कभी कभी ऑर्केस्ट्रा को बड़ा करना था, छोटा करना था, और फिर क्या क्या धुन, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करेंगे, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। वायलिन होता है, वियोला होता है, चेलो होता है, डबल बेस, फिर यूफोनियम, बसून, ट्रॉम्बोन्स, हार्प, टिम्पनी और तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स। तो मैं सोचता हूं कि क्यों मुझे ये सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा करना था, क्योंकि हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक पर्सनालिटी होता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट सॉफ्ट होता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट लाउड होता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट की आवाज बहुत ही अलग है। लेकिन क्या होता है कि हर एक इंस्ट्रूमेंट अपनी पर्सनालिटी लेकर आती है, लेकिन हर एक इंस्ट्रूमेंट जब साथ में लेकर आते हैं, मतलब कि 100 इंस्ट्रूमेंट, वो एक तरह सुनाई देती है। लाइक दे कम टुगेदर इन परफेक्ट हार्मनी। और ऐसा ही हमारा देश है। हमारे देश कितने लोग हैं, डिफरेंट डाइवर्स लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन्स, कल्चर्स, ट्रेडिशंस, लैंग्वेज, फूड हैबिट्स, लेकिन somehow India and भारत as a country works together because everybody work together in beautiful harmony. बिल्कुल। और आपसे बात करके भी ऐसा लगा रिकी जी कि आप पूरी तरह धुनों में ही डूबे हुए एक शख्सियत हैं, और बहुत कम उम्र में आपने संगीत सीखना शुरू कर दिया था और एक रॉक बैंड का हिस्सा बन गए थे। तो उसके बारे में कुछ बताइए, अपनी जर्नी के बारे में बताइए। तो एवर सिंस आई रिमेंबर मैं हमेशा ऑब्सेस्ड रहा हूं म्यूजिक के साथ। मेरे पिताजी के पास बहुत बड़ा म्यूजिक कलेक्शन था। जब मैं बड़ा हो रहा था, बहुत बड़ा म्यूजिक कलेक्शन था। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई हमेशा टेलीविजन के सामने बैठते थे, लेकिन मेरा सेंटर ऑफ यूनिवर्स था मेरा म्यूजिक सिस्टम। में हमेशा म्यूजिक सुनता रहता था। मेरे कान मेरे आंखों से ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो मेरे पिताजी के पास और बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे घर में, लेकिन वो म्यूजिशियन नहीं थे, वो डॉक्टर थे। लगता है उनको कभी कभी शौक हुआ, उनको शौक था कि मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाऊंगा, लेकिन वो बजाते नहीं थे। तो मैंने सीखा, और फिर बाद में मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग ली म्यूजिक में, और फिर कॉलेज में मैंने एक रॉक बैंड ज्वाइन किया, और मैंने पूरा भारत और थोड़े दूसरे देशों में भी मैंने टूर किया और बजाया। और इसके बाद मैं जिंगल्स करने लग गया, दैट इज म्यूजिक फॉर एडवर्टाइजिंग, टेलीविजन एंड रेडियो। मैंने 3500 कमर्शियल्स किए, और उसके बाद मोदी जी के इन्फ्लुएंस के वजह से मैंने अपना करियर पाथ चेंज किया, और मैंने अपना सारा वक्त और सारा म्यूजिक सोशल सर्विस और एनवायरनमेंट पर डेडिकेट किया। बिल्कुल। और अब जो आपकी लेटेस्ट रचना है वो बहुत जल्द ही हमारे सभी भारतीयों के सामने आने जा रही है। एक अलग तरह की धुन, एक अलग तरह का वर्जन आपको नेशनल एंथम का रिकी जी के सौजन्य से जल्द मिलने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रिकी जी, आप हमारे स्टूडियो आए। और जाते जाते हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं आखिर उसकी एक झलक। और मैं चाहूंगी, चूंकि राष्ट्रगान का मामला है, तो हम लोग उसके सम्मान में जरूर खड़े हों, और अब वो धुन हम अपने दर्शकों के सामने रखने जा रहे हैं, जो बहुत जल्द हर भारतीय राष्ट्रगान के रूप में एक नए वर्जन के तौर पर सुनेगा।